हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी तक पेपर 4 का हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है। पेपर 5 का आज हमने करने जा रहे हैं सेक्शन 1 पार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दी है जिनका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, यूनिक सॉल्यूशन में होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू ये है। देखो, a1 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, b1 की वैल्यू 7 है, c1 की वैल्यू 13, a2 की वैल्यू 5 है, b2 की वैल्यू k है और c2 की वैल्यू है यहाँ पे 32। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो a1/a2 2/5 नॉट इक्वल टू 7/k b1/b2। ठीक है, अब k को यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2 इंटू के नॉट इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 5 तो 2 इंटू के नॉट इक्वल टू 35 आएगा, और 2 को यहाँ पे भेजो k नॉट इक्वल टू 35/2, देयरफॉर k नॉट इक्वल टू आ जाएगा 35/2 होता है 17.5। ये ऑप्शन नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2 में लिखा है 5/2 इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दी है। ठीक है, ये और 5/2 इसका रूट है। तो हमें बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, रूट का मतलब ये होता है कि कैसी वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पर कि वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे कौन सा रूट बोला है 5/2, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 5/2 पुट कर दे। 5/2 का स्क्वायर 29 इंटू 5/2 प्लस k इक्वल टू 0, तो ये आएगा 20 इंटू 25/4 145/2 प्लस k इक्वल टू, कुछ कट रहा है यहाँ तो 2 5 सा 2 सा। ठीक है, तो 25 इंटू 5 होता है 125/2 145/2 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो एलसीएम सबका कितना आ गया 2, तो यहाँ पे ऊपर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 125 माइनस 145 प्लस k को 2 से मल्टीप्लाई तो जाएगा 2 इंटू k/2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस होगा, आएगा -20। ठीक है, प्लस 2 इंटू के, और 2 यहाँ पे जाए तो क्या होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई तो वही होने वाला है, 0 ही होने वाला है। और -20 को आप राइट हैंड साइड भेजें तो ये हो जाएगा +20। अब 2 मल्टीप्लीकेशन में इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड, और ये आ गया 10। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में क्या क्या चीज़ें दी हैं पहले समझें। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन लग रहा है मुझे। डी इक्वल टू ये दिया है, n इक्वल टू 7 और ए एन इक्वल टू दिया है 4। ठीक है, ए एन की वैल्यू होती है a + n-1 d, ये फॉर्मूला है। ए एन की वैल्यू दी है 4, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, n कितना है 7 - 1, n की 7 पुट किया, d कितना है -1, तो 6 इंटू -4, 6 इंटू -4 होता है -24, -24 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा +24, और तो देयरफॉर 24 + 4 कितना होगा 28, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 28। यह आ गया ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले पेपर में भी, पिछले पेपर क्वेश्चन नंबर पेपर 4 में क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे m, n करके था और ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा था। तब भी मैंने बताया कि कभी भी किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बताया तो उन दोनों पॉइंट का स्क्वायर का सम ले लेना है और रूट में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला 0.5, -12 लाइज ऑन अ सर्कल, ये कहीं पे सर्कल पे लाई कर रहा है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पूछा गया। देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज डैश। देखो, अब कहीं पे भी ये पॉइंट होगा, इसका सर्कल से तुम्हें पूछा रेडियस, तो रेडियस का मतलब क्या है, इससे यहाँ का तो डिस्टेंस ही तो पूछा है। तो यहाँ का ये 5, -12 है, और ये सेंटर है, सेंटर ओरिजिन है तो 0, तो इसका डिस्टेंस पूछा है। तो तुम क्या करोगे, स्क्वायर रूट में इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर दोगे, और ये आएगा 25
प्लस 144 169 और 169 किसका रूट है, तो ये आएगा 13 का रूट। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में बोला है कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 की थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और साइन पावर 4 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये पूरे को a माने, ये पूरे को माने b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a प्लस बी। मैं वापस से बोल रहा हूँ, इसको मैंने को a माना तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी। ये मेरा पूरा a था तो a माइनस बी a प्लस बी। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता नहीं, कोई फॉर्मूला है नहीं। वैसे 11th में आएगा, इसको कॉस टू थीटा बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1 है, तो फिर ये तो वैल्यू यही बचेगी, तो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। 6 में दो वैल्यूज़ गिवन है, z प्लस एक्स बार इज इक्वल्स टू 98 और z माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 12। ये दो इक्वेशंस तुम्हें गिवन है। देखो, ठीक है, हमें पूछा है m की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। ठीक है, पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं सीधा, तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। जब ऐड कर देते हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो z प्लस जेड होगा 2z, एक्स बार और माइनस एक्स बार तो कैंसिल आउट होगा। 98 प्लस 12 होता है 110, तो z इज इक्वल टू आएगा 110/2 और ये आ गया 55। ठीक है, तो z की वैल्यू आ रही है 55। इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो 55 प्लस एक्स बार इक्वल टू आएगा 98, तो एक्स बार इक्वल टू आएगा 98 माइनस 55, तो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा 43। ठीक है, अब हम बोला है मीडियन निकाल दो। अभी ये बार बार रिपीटेड फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए। z इक्वल टू 3m माइनस 2 एक्स बार होता है। z की वैल्यू अभी निकाली 55 थी, जैसे देखो ये रहा 55 और 3m नहीं पता, इसकी वैल्यू 2 × 43 है। एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई 55, ये माइनस करके आएगा ये 86। ठीक है, अगर इसको माइनस 86 को यहाँ पे भेजें तो ये होगा प्लस 86 इज इक्वल टू 3m। इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 141। 3 को इससे डिवाइड करो तो देयरफॉर m की वैल्यू आ जाएगी 47। 141 को 3 से डिवाइड करना, ये आ जाएगा और ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन अच्छे से देख लें। एक मार्क में थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन दिया है, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा लेंदी दिया है, बाकी था इजी, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, बस 40 सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे बोला है SCF 65 और 117, इसका SCF दिया ये। आप पहले क्या करें, इसका SCF निकालें। ठीक है, इसका SCF निकालो और 117 का निकालो। 3 3 ज़ा, ठीक है, यहाँ पे बचा 9, 3 13 ज़ा, 13 1 ज़ा, 5 13 ज़ा, 13 1 ज़ा। SCF का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 13, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ SCF 65 और इसकी वैल्यू कितनी है 13। अब इसकी वैल्यू 13 है, ये कह रहे हैं 3k माइनस 2 है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी सेम। तो -2 को वहाँ पे भेजो तो कितना होगा +2, तो 3k इज इक्वल टू आ जाएगा 15। ठीक है, अब 3 को यहाँ पे भेजो तो 15/3, तो देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी 5। कुछ भी नहीं करना था, SCF की वैल्यू ये दी थी तो तुम पहले इन दोनों की SCF निकालो। इन दोनों का SCF निकाला 13 है और 13 को दोनों को इक्वल किया और k की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, k की वैल्यू आ रही है 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो अल्फा इंटू बीटा, वो तुम्हें गिवन है -1/3। ठीक है, ये गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है। पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 6 है, b की वैल्यू है -1 क्योंकि x के बाद में कुछ नहीं मतलब 1 और साइन के साथ लिखना है -1 और c की वैल्यू की है
अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए के हिसाब से सी के है हमारा और ये 6 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है के बाई 6 और गिवन ये है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो -1/3 इज इक्वल टू के बाई 6 को यहाँ पे भेजें तो और ये कट होकर कितना आएगा, देयरफॉर के इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, हर साल प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन पूछते हैं। इन 80 मार्क टेस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रानिया स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी पूछी है कि रायना ने 80 में से 80 स्कोर करने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, अगर 80 मार्क्स का टेस्ट होगा तो। सबसे पहले 80 मार्क्स का टेस्ट है तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं उसके 81, क्योंकि 1 से लेके 80 तक कोई भी मार्क्स आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स 80 हुए और 0 भी तो आ सकता है, इसलिए 81 हो गया। अब 80 में से उसके 80 आ रहे हैं, तो 80 में से 80 तो एक ही बार आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/81। अगर तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 की जगह ये पूछते हैं 0 आने की प्रोबेबिलिटी बोलो तो भी ये आता, उसके 10 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बोलो तो भी ये आता, 15 मार्क्स है, कुछ भी मार्क्स है, आंसर विल रिमेन सेम, दैट इज 1/181। बस जितने भी 80 मार्क्स का टेस्ट है तो आउटकम्स 81 आएगा, 100 मार्क्स का टेस्ट है तो 101 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चलो देखो, अब देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकालूँ तो माइनस कॉमन निकाल तो यहाँ पे का माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये साइन चेंज हो जाएगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं सॉरी। अब इसकी वैल्यू होती है 1, फॉर्मूला पढ़ा है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसके tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। इस पूरे की वैल्यू आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। इसकी जगह मैंने इसलिए माइनस यहाँ पे ऐसे ही था, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1। ये कैसे आया, ये बेसिकली ऐसे आया, देखो ये आइडेंटिटी है, tan स्क्वायर यहाँ पे ले जाओ तो माइनस हो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो -1 इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11th वाला थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे ए में पूछा तो मैं आपको डायरेक्ट ओरली समझाने की कोशिश करूँगा, समझना क्वेश्चन में क्या क्या आ गया। देखो पहले समझ लो, पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट्स P and PB ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P आर इंक्लाइंड ईच अदर एट 58 डिग्री। टेंजेंट्स PA और PB जो P से बनाए गए हैं वो दोनों ही कहाँ पे कितने डिग्री पे इंक्लाइन हो रहे हैं, 58 डिग्री पे। तो तुम्हें पूछा है POA की वैल्यू बताओ। पहले तो देखो फिगर तुम्हें समझ आना चाहिए, फिगर में हो क्या रहा है और पॉइंट्स कहाँ पे हैं। ये A है और ये मान लो B। P यहाँ पे कहीं पे है ऐसा मान लेते हैं, ये P A टेंजेंट और PB यहाँ पे टेंजेंट ऐसा मान लेते हैं। हमें बोला है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है वो 58 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, 58 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं। तुम्हें पूछा है POA, मतलब POA का मतलब है ये, POA मतलब ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल। ठीक है, देखो जब भी टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। तो देखो ना, आपको ना एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि ये टेंजेंट्स के अलावा इन दोनों एंगल का सम ना हमेशा 180 होता है, क्योंकि ये 90 टोटल अगर इस कोऑर्डिनेटर बना तो टोटल बनता है 360। तो ये 90 और ये 90 360 में से माइनस कर तो इन दोनों एंगल का सम, ये एंगल और ये पूरा एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो APB प्लस एंगल AOB ये टोटल होता है हमेशा 180 डिग्री। तो तुम्हें ये तो दिया है 58 डिग्री, तो AOB की वैल्यू आ गई, AOB की वैल्यू आ गई -58 डिग्री। इस तरफ जाएगा तो माइनस हो गया और ये इसको माइनस करें तो आएगा 122 डिग्री। ठीक है, ये इतना आ रहा है, 128 डिग्री आना चाहिए। अब देखो AOB का मतलब है, AOB का मतलब ये पूरा एंगल, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ इतना एंगल, सिर्फ इतना एंगल। ठीक है, क्योंकि POA में इतना ही चाहिए। अब एक चीज़ और, ये एक थियरम में प्रूफ भी है कि जब ये एक यहाँ से जो बीच से लाइन जो निकलती है वो लाइन हमेशा इन दोनों को बाइसेक्ट करती है।
मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होते हैं, इसलिए वजह से ये पूरा अगर टोटल 122 है तो ये इसका आधा होगा, हाफ होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। कैसे? ये रेडियस सेम है, ये टेंजेंस का दोनों का लेंथ सेम होता है, बीच में कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, और ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो फिर 122 को 2 से डिवाइड करो तो सीधा आ गया 61 डिग्री। तो POA की वैल्यू होगी 61, और अगर POB की पूछते तो भी कितना आता? 61। ठीक है, आप हमेशा याद रखना ये टोटल 122 था, ये दोनों एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, तो इसको अगर ये एंगल पूछा है तो इसका आधा कर दो, अगर ये पहले पूछ दिया है और ये पूरा पूछा तो इसका डबल कर दो, बात एक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे बोला है सिग्मा FI की वैल्यू दी है 245 और सिग्मा FI दिया है 100। तुम्हें पूछा है मीन होता है सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI, सीधा फॉर्मूला पूछा था, तो ये आ जाएगा 2 0, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, LCM ऑफ 35 and 42, LCM ऑफ 35 and 42 इज 35 into 42। देखो ये सीधा फॉल्स है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि कभी भी दो नंबर का LCM निकालना तो उनका रेशियो ले लो। अगर इनका रेशियो लेता है 7 5 7 6 और आगे कट नहीं हुआ तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 35 into 6 करना, ये आएगा 210, और 35 into 42 करने पे तो ये तो नंबर बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसका LCM ये थोड़ी है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ये कह रहे हैं कि इन दोनों का LCM इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में बोला है कि इनका सम ऑफ जीरोस निकालो और इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, और हमें ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो सम ऑफ जीरोस है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से बड़ा है। तो देखते हैं, ए की वैल्यू 1 है, इक्वेशन ये दी है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 4 है। सम ऑफ जीरोस -b/a, तो -5/1, -5 आ रहा है, वैल्यू -5 आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, c/a, 4/1, तो कितनी आ रही है वैल्यू? 4। कौन बड़ा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बड़ा है, -5 से ये बड़ा है, लेकिन ये कह रहे हैं सम ऑफ जीरोस बड़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब देख लो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 में दो इक्वेशंस दिए हैं, यहाँ पे मैं इक्वेशंस यहाँ पे लिख देता हूँ तो बेटर आपको क्लियर दिखेंगे। 5x - 15y = 8, ये पहला फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन दिया है 3x - 9y = 24/5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 अगर यहाँ पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो ये आएगा 15x - 45y = 24। ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको बेसिकली जनरली आप हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन चेक करना तो क्या करते हो? सबका रेशियो चेक करते हो, a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर सेम हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर सामने से कुछ दिख रहा है जिसको ये बिना किए भी हो सकता है। कैसे? अगर आपको कुछ वैल्यूज देख के पता चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, इस पूरे को करना 3 से, ये है देखो 5 3 15, 15 3 45, 8 3 24। तो जब किसी भी इक्वेशन को कोई भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई दूसरा इक्वेशन आ रहा है, इसका मतलब हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आएगा। अगर 2 से 3 से -5 से कुछ भी मल्टीप्लाई करके कोई दूसरा इक्वेशन आया तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में बोल रहा है P ऑफ A 3/4 है, तो P ऑफ A बार 4/3 होगा क्या? नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार वो होता है 1, तो अगर ये 3/4 है तो P ऑफ A बार अगर मुझे निकालना है तो 3/4 को वहाँ पे ले जाओ, 1 - 3/4 करो और ये आंसर आएगा 1/4। ये तो कह रहे हैं 4/3 है, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 में दिया है AP एक दिया है -5, ये AP की वन है। ठीक है, आप देख लो जहाँ पे हो, -5, -1, 3 और 7।
देखो मुझे ना सबसे बेटर मेथड है कि आपको ना नेगेटिव देखो तो ज़्यादा कंफ्यूज होगा। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, +4, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 4, खत्म आंसर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेथड बताओ, तो कोई बात नहीं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से तो -1, फिर फॉर्मूला के हिसाब से -(-5) रखना है। सेकंड टर्म ये लिया, फिर माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसको सॉल्व करोगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। एट मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक डायमीटर है, मान लो ये डायमीटर है, तो यहाँ से कितने तुम पैरेलल, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंजेंट बना सकते हो। एक टेंजेंट मैंने बनाया, ये पैरेलल बन गया, एक और ये बन गया पैरेलल, मतलब सॉरी यहाँ पे एक टच कर रहा है ऐसा समझ लो, एक पॉइंट पे टच कर रहा है ऐसा समझ लो। ठीक है, तो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 पैरेलल बना सकता हूँ। इसके अलावा मैंने कहीं पे भी अगर और कोई ऐसी लाइन नहीं, क्योंकि यहाँ और ये पॉइंट ले लिया और उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है जो इस डायमीटर के पैरेलल होगा। ठीक है, तो एटमोस्ट यहाँ पे कितने आएंगे, 2। अगर कोई और पॉइंट लूँगा तो वो पॉइंट टेंजेंट तो बन जाएगा, लेकिन इस डायमीटर के पैरेलल नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में बोला है ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ वोवेल। ठीक है, वोवेल देखो, वोवेल कितने होते हैं, A, E, I, O, U, टोटल कितने हुए हैं, 5। ठीक है, टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं, 26। हमें वोवेल का पूछा है तो क्या करेंगे, 5/26, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 20 पूछ देखते हैं। 20 थोड़ा सा अलग पेज में करता हूँ, थोड़ा सा सॉल्यूशन का शायद लंबा जाए, देखते हैं। यहाँ पे बोला है मीडियन निकाल, एक मीडियन ऑब्जर्वेशन का कितना है, 20 है। देखो कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, 8, 12, 17, x, 25 और 28। ठीक है, इनका मीडियन दिया है 20। हमें पूछा है x की वैल्यू बताओ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टोटल कितने देख लो, 4, 2, 2, 6, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 6, और क्या है, इवन है। इवन है तो फॉर्मूला होता है, ये बार बार पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर में भी था, /2। तो 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 + 1, यहाँ पे गलती मत करना, n/2 + 1 लेना, n+1/2 मत लेना। और मीडियन की वैल्यू कितनी दी है, 20। इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, डिवाइड में यहाँ पे जाए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। बहुत बार क्या करते हैं, 3 वैल्यू लिखते हैं, नहीं, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखो, 8, 1, 2, 3, 4, थर्ड ऑब्जर्वेशन दिख रहा है मेरे को x, फोर्थ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है 25। ठीक है, सॉरी थर्ड ऑब्जर्वेशन, सॉरी थर्ड ऑब्जर्वेशन दिख रहा है 17 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन दिख रहा है x, और ये है 40। तो 17 को यहाँ पे भेजें तो माइनस, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई, इनको माइनस करके आएगा 23। ठीक है, ये आ जाएगा x की वैल्यू। ओके, कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये पिछले पेपर में भी था, बस सॉल्यूशन आप एक बार अच्छे से देख लें। 21 तो सीधा फॉर्मूला ही है, देख लेते हैं। चलो, पूछा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2HL + B। ठीक है, इस 2H को अलग करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 × L + B, बात एक ही है, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में। और ये वैल्यू 2L + B, ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू होती है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल या फिर पेरीमीटर ऑफ अ बेस, और H का मतलब हाइट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर मैचिंग द में है A, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है लैटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, देखो ये सबको पता होगा, 1/3 πr²h। ठीक है, अब देखो कोन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस बेस का एरिया होता है πr²। ठीक है, तो मैं πr² की जगह ऐसा भी तो ले सकता हूँ, πr² की जगह एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये ऑप्शन नंबर C आ गया। ठीक है, बस फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा के पूछा और कुछ नहीं है। ठीक है, 23 में देखते हैं।
24। मैं सीधा देख लेता हूँ क्या है ऑप्शन यहाँ पे। सेक्टर और सेगमेंट में क्या होता है फ़र्क पहले देख लें। देखो, एक सर्कल में सेंटर से 2 रेडियस निकालने पर जो बीच में जो रीजन होता है इसको बोलते हैं सेक्टर। 2 रेडियस, एक रेडियस और ये रेडियस, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो रीजन आता है उसको बोलते हैं सेक्टर। ये पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। सेगमेंट का मतलब होता है कि 2 रेडियस तो निकला, एक कॉर्ड निकालने के, एक कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद ये जो रीजन बच रहा है इस आर्क के बीच में, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं। सेक्टर में देखो पहला ऑप्शन देखो, पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन एंक्लोज बाय एन आर्क एंड 2 रेडियस। 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो रीजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं सेक्टर। तो ये क्या ऑप्शन ए आ जाएगा। और देखो ये एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एनी पार्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को सेगमेंट नहीं बोलते हैं। किसी भी पार्ट को सर्कमफ्रेंस का किसी भी छोटा सा पार्ट को सेगमेंट नहीं बोलते। लास्ट वाला रीड करते हैं, पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क से बाउंडेड हो एंड द कॉन ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। ये जो आर्क है इससे आर्क से जो एंड पॉइंट पे जो टच करके जो ये सेगमेंट बन रहा है, इनके बीच में जो रीजन बन रहा है वो सेगमेंट है। तो हाँ यही है, ये आ जाएगा सी। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 6 आखिरी पेपर है वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।